आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों के आंकड़े डराने वाले हैं। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक की फहरिस्त में अब चौथे मकाम पर पहुंच गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में हालात ज्यादा खराब हैं। सवाल यह उठता है कि क्या मुल्क में दोबारा सख्त लॉकडाउन की जरूरत महसूस की जा रही है। जाहिर है कि इंसानी जानों की हिफाजत सबसे पहले है और अगर इस वक्त सरकार और इंतजामिया की जानिब से सही फैसला लेने का यह वक्त है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और खतरा इतना बढ़ जाए कि सरकार और इंतजामिया के बस में हालात न रहें। इस वजह से सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई में दोबारा से सख्त लॉकडाउन की जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो जो आंकड़े और आदाद शुमार हैं वो डराने वाले हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मुल्क में बढ़ा कोरोना का खतरा, कब थमेगा यह सिलसिला? क्या फिर लॉकडाउन की है जरूरत? मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की कुल तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है और हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक की फहरिस्त में चौथे मकाम पर पहुंच गया है। इस दौरान कोरोना इन्फेक्शन से सबसे ज्यादा 396 लोगों की मौत हुई है, जिससे अमवात की तादाद बढ़कर 8,498 हो गई है। हिंदुस्तान मुतासरीन के मामले में बरतानिया को पीछे छोड़कर दुनिया में चौथे मकाम पर पहुंच गया है। हिंदुस्तान में जहां 2.98 लाख लोग इस वायरस से मुतासिर हुए हैं, तो वहीं बरतानिया में 2,92,000 लोग इसकी जद में हैं। लेकिन बरतानिया में अमवात की तादाद हिंदुस्तान के मुकाबले तकरीबन 5 गुना ज्यादा है। मुल्क भर में कोरोना वायरस वबा के बढ़ते मामलों के दरमियान अफवाहों का दौर भी जारी है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से 15 जून से मुल्क भर में दोबारा लॉकडाउन की खबर गश्त कर रही है। इस खबर ने लोगों को परेशान कर दिया है। कई लोग जिन्होंने अपने घर से आने या जाने के टिकट्स बुक करा रखे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। खैर, इस खबर में कितनी सच्चाई है ये अपनी जगह, लेकिन मुल्क में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों ने ये बहस भी छेड़ दी है कि क्या ये वक्त लॉकडाउन में नरमी का नहीं है। जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में मुल्क भर में लॉकडाउन में एक बार फिर सख्ती की जरूरत महसूस की जा रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में भी हालात काफी खराब हैं। तिब्बी अमला और पुलिस अमला भी बड़ी तादाद में कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। इस बीच बाजार, शॉपिंग मॉल्स, रेस्तोरां और मजहबी मकामात के खुलने से भी काफी फर्क पड़ा है, यानी खतरा रोज बरोज बढ़ रहा है। जाहिर है कि इंसानी जानों की हिफाजत सबसे पहले है और इस वक्त सरकार और इंतजामिया की जानिब से सही फैसला लेने का वक्त है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और खतरा इतना बढ़ जाए कि सरकार और इंतजामिया के बस में न रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो जो आंकड़ा और आदाद शुमार आए हैं कोरोना वायरस की वजह से, हालात बहुत ज्यादा खराब है और पिछले 24 घंटे का आंकड़ा तो डरावना है। 10,000 से ज्यादा केसेस पहली बार मुल्क में सामने आए और अमवात की अगर हम बात करें तो 300 से ज्यादा, तकरीबन 400 के करीब पूरे मुल्क में अमवात हुई है। सिर्फ अगर हम मुल्क की 2-3 रियासतों की बात करें, खासतौर से दिल्ली की बात करें, पिछले 24 घंटों में तकरीबन 65 अमवातें हुई हैं। सिर्फ मुंबई शहर की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र को छोड़ दें, मुंबई में 97 अमवात पिछले 24 घंटों में हुई हैं। और इसी तरह से अगर हम गुजरात की बात करें तो यहां पर भी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, रोज बरोज जो आंकड़ा है वो एक तरह से बढ़ता जा रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है, क्या ऐसे में मुल्क को फिर से सख्त लॉकडाउन की जरूरत है? आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ
मीम अफजल साहब तर्जुमान है कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मीम अफजल साहब, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। यासिर जिलानी साहब तर्जुमान है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यासिर जिलानी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सैयद अफजल अब्बास साहब सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अफजल अब्बास साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और आरिफ सुल्तान साहब सीनियर लीडर हैं टीआरएस के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। आरिफ सुल्तान साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। एक दो मेहमान मेरे साथ और डिबेट के बीच में जुड़ेंगे। शुरुआत मैं सबसे पहले मीम अफजल साहब आपसे करना चाहूंगा। मीम अफजल साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि मुल्क में अब जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, खासतौर से अनलॉक 1 के बाद की हम बात करें तो रोज बरोज जो आंकड़े आ रहे हैं वो डरावने होते जा रहे हैं। दिल्ली की आप बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की आप बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, हर जगह हालात खराब होते जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। कल भी और उससे एक दिन पहले भी जो हालत थी, आज अगर उसका मुआवजा किया जाए तो अंदाज़ा ये होता है कि हर दिन पिछले दिन से ज़्यादा ख़तरनाक होता है और हालात यकीनन इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि हर तरफ एक घबराहट है, एक खौफ है, एक परेशानी है, जहन में उलझन है। और वो इसलिए है कि लोग इस वजह से भी परेशान है कि ये अफवाह भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गश्त कर रही है कि लॉकडाउन फिर से किया जा सकता है। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र में जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ट्वीट करके कहा, चूँकि वहाँ बम्बई के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वहाँ भी शुरू होने वाला है दोबारा से लॉकडाउन, और दिल्ली में भी। तो दिल्ली में भी सरकार ने इसको डिनाई किया है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है, और बम्बई के अंदर भी सरकार ने डिनाई किया है कि ऐसा नहीं है। लेकिन ये वाकई बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है। आपने बल्कि आज का टॉपिक ये रखा है कि क्या लॉकडाउन ज़रूरी हो गया है, तो इस पर बड़ा सोच समझकर ही जवाब देना होगा। इसलिए कि जाहिर है कि अभी जब तक हमें पूरी मालूमात ना हो जाए, सब तरफ से इसका अंदाज़ा ना हो जाए, ये कहना कि फ़ौरन लॉकडाउन कर देना चाहिए, ये ऐसा ही होगा जैसे मोदी जी ने एक बार लॉकडाउन अचानक कर दिया था, उसके बाद बहुत सी परेशानियाँ हो गई थी। अभी लोगों ने कारोबार की तरफ मुतवज्जो होना शुरू किया है। लोग अपने घरों को जा रहे हैं, टिकट लोगों के बुक हैं, कुछ लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं या पहुंचने वाले हैं, यहाँ से हवाई जहाज़ पकड़ के दूसरी जगह जाना चाहते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑफिसेस कहीं खुले हैं, उनमें लोग जा रहे हैं, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं, उसका भी एक मसला है। मतलब माशी परेशानी जो है वो भी बहुत हावी है और मौत का ख़तरा जो है उससे ज़्यादा बढ़ करके दिखाई दे रहा है। मैं इस मौके पर एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, और ये लग रहा है जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ख़ास तौर पर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कल जो आंकड़े दिए और आज भी उन्होंने ये दावा किया कि दिल्ली सरकार ने 65 मौतों की पुष्टि की है, यानी उनकी तस्दीक की है, जबकि उनका कहना यह है कि ये कहीं ज़्यादा है। 65 तो तकरीबन एक ही शमशान घाट के अंदर जो है लोगों को लाया गया है आखिरी रस्मात अदा करने के लिए, और बाकी दिल्ली के अंदर काफ़ी शमशान घाट हैं जहाँ पर ये सब आखिरी रस्मात अदा की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मीम अफजल साहब चीजों को बता रहे हैं, तो ऐसे में तशवीश तो और बढ़ती जा रही है। कहीं पर मौत और जो मुतासरीन हैं उनके आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, कहीं पर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में किस तरह से जो मुतासरीन हैं उनके साथ क्या कुछ रवैया बरता जा रहा है, यह भी बहुत तशवीश की बात है। मैं अफजल अब्बास साहब आपके पास आना चाहूंगा। अफजल अब्बास साहब, जिस तरह के हालात इस वक्त हैं, क्या आपको लगता है, जिस तरह से मीम अफजल साहब ने कहा कि अभी बहुत जल्दी होगी ये कहना कि फौरन लॉकडाउन लगा दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर जाहिर किया कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में जिस तरह के हालात अब मुल्क में हैं, जिस तरह की रोजाना खबरें आ रही हैं, तादाद बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि अब एक सख्त कदम या एक सख्त फैसला सरकार को दोबारा से लेना पड़ेगा? देखिए, मीम अफजल साहब की बात से बहुत हद तक मैं मुत्तफिक हूँ। जाहिर सी बात है, जिसे मुल्क के माशी हालात को देखा जाए वो चरमराई हुई है, और डे बाय डे जो है वो कोरोना वायरस के जद में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। दिल्ली की भी हालत आपसे छुपी हुई नहीं है जी। और मैं समझता हूँ कि जिन हालात की आप बात कर रहे हैं, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात को, दिल्ली गवर्नमेंट ने इनकार किया कि ऐसा कोई लॉकडाउन बढ़ाने का
इरादा नहीं है और भी राज्यों ने कहा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि इन लॉकडाउन करने की अगर नौबत भी सरकार को आती है तो उसके पहले बहुत सारे मसाइल को हल करने की जरूरत पड़ेगी। आज कुछ चैनलों पे मैंने देखा, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ा था कि चाहे केंद्र की सरकार, स्टेट की सरकार, दोनों सरकार, देखिए कुछ बातें ऐसी है जो बोलनी चाहिए आदमी को, कि केंद्र की सरकार भी जो इसमें इंटरफेयर, प्रदेश दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरह से ब्लैकमेलिंग कर रहा है, और जो आज स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया जाता है कि 7 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 5 लाख कैश दीजिए, और उनको इंसान की जिंदगी प्यारी नहीं है, पैसा प्यारा है, तो सरकार को अविलंब इसमें नियंत्रण करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। और दूसरी बात बिल्कुल सही कहा निर्मला साहब ने कि अभी कुछ पटरियां, हालात कुछ सुधरने के रास्ते पे आए हैं, लोग बेरोजगार हैं, बहुत से बिहार के लोग भी जो दिल्ली में जो मजदूर थे वो बिहार चले गए, बहुत लोग वापस भी आना चाहते हैं काम के लिए, बहुत से ऐसे देश प्रदेश के लोग हैं जो बिहार अपनी गाड़ियों से मजदूरों को लाना चाह रहे हैं, मतलब की फैक्ट्रियां और जो लघु उद्योग बंद पड़े हुए हैं। तो हालात जो एक तरह से खुशगवार बनाता है रोजगार के मामले पे, अगर लॉकडाउन कर दिया जाएगा तो ये भी एक नौबत पैदा होगी मुसीबत। लेकिन अगर ये जिंदगी प्यारी है सबके लिए, तो जिंदगी बचाना है, तो मैं समझता हूँ कि जहां पे कंटेनमेंट है, जहां पे सख्त जरूरत है कि बगैर लॉकडाउन किए इसका इलाज कोई नजर नहीं है, तो सरकार को उसको पालन करनी चाहिए। मैं जाती तौर पर कह रहा हूँ, जैसे बिहार सरकार ने भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां सेंसिटिव इश्यू है वहां डीएम को पावर दिया कि आप लॉकडाउन कर सकते हैं। ये स्प्रेड ना हो, ये कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अलबत्ता इतना मैं जरूर कहूंगा कि एक बात आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार को, ये चेतावनी तो नहीं लेकिन मैं एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि जिस तरह से व्यवस्थाएं थी, जो इंतजाम इतने बदतर देखने को आ रहे हैं टीवी चैनलों के जरिए कि हम लोग तो हॉस्पिटल में जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं वाकई उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। एक तरफ सरकार कहती है कि 80,000, 40,000, 50,000 बेड है और लोग घूम रहे हैं। आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मेरे जानने वाले थे, मेरे दोस्त के बड़े भाई थे, वली अख्तर साहब जी, मेरे दोस्त के बड़े भाई थे, वो अरबी के एचओडी थे, वो सिर्फ इसलिए उनका नहीं हो पाया और किसी हॉस्पिटल लेने से इंतजार करके आखिर वो इंतकाल कर गए। तो ये तशवीशनाक नहीं, बिल्कुल ये तमाम चीजें तो अब एक तरह से सवाल उठाती है इंतजामिया पर भी और सरकार पर भी। आप दावे तो बड़े बड़े जरूर करते हैं, लेकिन हकीकत, जमीनी हकीकत क्या है वो अब एक तरह से उसकी पोल खुल रही है, और आप दिल्ली जैसे शहर में रहकर इन चीजों को छुपा नहीं सकते हैं। मैं यासिर जिलानी साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आरिफ सुल्तान साहब आपके पास आना चाहूंगा। आरिफ सुल्तान साहब, क्योंकि खासतौर से आपका ताल्लुक तेलंगाना से और हैदराबाद से है, हैदराबाद और तेलंगाना में भी हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले में हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। पहले 40, 50 और 100 तक ये आंकड़े आते थे 24 घंटे में, लेकिन अब तेलंगाना में 200 पार आंकड़े आ रहे हैं रोजाना। और खासतौर से जीएचएमसी की अगर हम बात करें, हैदराबाद हुदूद की बात करें, तो यहां पर तो रियासत के आधे मामले सिर्फ जीएचएमसी में आ रहे हैं। जी, पहले तो मैं आदाब अर्ज करता हूं सारे पैनलिस्टों को और आपको भी सर। बात यह है कि मैं तो अफजल साहब का और जो है ना हमारे दूसरे पैनलिस्ट जेडीयू के, उनका भी मैं सुन नहीं सका क्योंकि ऑडियो उन लोगों की प्रॉब्लम में थी, मैं उनकी बात तो सुन नहीं सका। अब मेरी बात रख देता हूं। रही बात, देखिए कि आपने कहा कि भाई तेलंगाना के अंदर लॉकडाउन उठाने के बाद हालात बहुत खराब हो रहे हैं और खासतौर से जीएचएमसी में। देखिए, मैं एक टीआरएस के लीडर होने के नाते, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते 2.5 महीने से हम लोगों ने जो है लॉकडाउन का पालन किया, बहुत अच्छा पालन किया। और हमने समय पहले हमारे सीएम केसीआर साहब ने 21 के दिन ही लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया, जबकि पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में पीएम साहब ने 24 को डिसीजन लिया। हमने तो 21 के दिन से ही स्टार्ट कर दिया था और बहुत सख्ती से लॉकडाउन हमने यहाँ पे लागू किया। उसमें कईयों सख्तियां भी हुई, थोड़ी सी तकलीफें भी हुई, मगर लोगों में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा पालन करने के बाद अब जो हालात है वो थोड़े से जो है जीएचएमसी, खासतौर से ग्रेटर हैदराबाद जिसको जीएचएमसी कहते हैं, वो एक हिंदुस्तान है जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है। वो आबादी जो है वो आबादी एकदम लॉकडाउन के बाद बाहर निकली, तो उसमें लोगों में थोड़ा अवेयरनेस की कमी है, थोड़ा अवेयरनेस आना चाहिए, क्योंकि हुकूमत तो अपना काम कर रही है बराबर, और हमारे खास तौर से सीएम साहब और कई ईटल राजेंद्र साहब, हेल्थ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स जितने भी है वो अच्छा काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पे थोड़ा अवेयरनेस की कमी होने के नाते, क्योंकि लोग जब लॉकडाउन था तो लोग हमको फोन करके बोलते थे कि भाई कब उठा
रहे हैं, कब उठा रहे हैं। जब लॉकडाउन को थोड़ा सा हटाए तो अब लोगों में यह चीज जिम्मेदारी रहना चाहिए, अवेयरनेस रहना चाहिए कि भाई हम लोग जहां ठहर रहे हैं पब्लिक प्लेसेस पे, होटल्स पे, पान शॉप्स पे, और जो है खास तौर से मीट शॉप्स पर और जो है जनरल स्टोर्स पर बहुत जो ठहर रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही। और जो है बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी आरिफ सुल्तान साहब सरकार की बनती है कि सरकार किस तरह से लोगों को बेदार कर रही है, सरकार किस तरह से अवेयर कर रही है लोगों को। ये जिम्मेदारी आवाम के साथ साथ सरकार की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि आवाम को बेदार किया जाए। खतरा बहुत बड़ा है और ये खतरा बढ़ता ही जा रहा है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान सायरा शाह हलीम जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सायरा शाह हलीम जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं यासिर जिलानी साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यासिर जिलानी, जिस तरह से मीम अफजल साहब और जो बकिया पैनलिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि हालात तो बहुत खराब हैं, लेकिन अभी यह कह देना कि लॉकडाउन को फिर से लगाया जाए या बढ़ाया जाए, यह कहना एक तरह से बहुत मुश्किल होगा या कब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन मेरा सवाल यासिर जिलानी यह है कि हालात जिस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं, आखिर इससे किस तरह निपटा जाए? क्या जिस तरह से मौजूदा में कार्रवाई हो रही है, इस तरह से हम कोरोना से निपट पाएंगे? देखिए, मैं ऑफ कोर्स आज कोई सियासत करने का दिन नहीं है, और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, दिल्ली का हूं, तो मुझे दिल्ली के लिए कंसर्न है, दिल्ली के लिए हम लोग सोचते हैं। यकीन मानिए कि दिल्ली में मुतासिर और मुतासरीन का जो मामला है, जो नंबर है, वो बेहद ज्यादा है और घबराहट आम लोगों में। अबू हुरैरा साहब, यकीन माने कि जो दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं जहां से हम लोगों की बात हर घंटे लोगों से इसलिए की जा रही है कि उन्हें घबराहट ना हो। अस्पताल की हालत खराब है। 37 अस्पताल दिल्ली सरकार के पास हैं, 36 घोषित हैं, एक उन्होंने इंक्लूड कर रखा है, 37 है। LNJP उनका सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। सबसे ज्यादा अगर कहीं हालत खराब है तो LNJP हॉस्पिटल के अंदर है। आप यकीन करें कि मरीजों के लिए ना तो बेड है, ना मरीजों के लिए कोई देखने वाला है, ना कोई उन्हें समझाने वाला है। और सबसे बड़ा मसला, मैं लॉकडाउन और अनलॉक पे आऊंगा, सबसे बड़ा मसला है कि अगर किसी को अंदर आप हॉस्पिटल में भेज देते हैं, उस बिल्डिंग के अंदर अगर कोई बीमार आदमी जो संक्रमित है वो चला जाता है, तो उसके जो घर वाले हैं, उसके जो साथ लोग हैं, उनको किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन देने का कोई तरीका इस वक्त मौजूदा जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, उसके सरकार, उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। लेकिन 1-2 दिन छोड़ दीजिए, जो उन्होंने अपने आप को कहा था कि मेरे गले में खराश है और मैं कोविड का टेस्ट कराने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करी थी, लेकिन बाद में वो निगेटिव आया। और उसके बाद देखिए कि वो सिर्फ और सिर्फ टीवी का एक टाइम है, सेट टाइम है, उस वक्त आते हैं। दिल्ली में हाहाकार है, दिल्ली की आवाम तरस्त है, और हमारे केजरीवाल साहब अपने एडवर्टीजमेंट में, अपने प्रचार में मस्त हैं। ये बेहद गिरी हुई बात है अबू हुरैरा साहब, ये इंसानियत को झकझोर। अगर आप सिर्फ, मैं एक हॉस्पिटल जीबी पंत की बारे में बता दूं, एक अभी आज का केस आया था, जो उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, रोहित कपूर साहब और उनकी वाइफ के बीच में जो बात हुई है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसानियत को तार करता हुआ वो दोनों के बीच इस तरह के वाकयात तकरीबन हर रोज दिल्ली से आ रहे हैं, तरीके से बात कर रहे हैं। दिल्ली से इस तरह के वाकयात तकरीबन हर रोज आ रहे हैं। अफजल अब्बास साहब अभी वली अख्तर साहब का जिक्र कर रहे थे, मीम अफजल साहब ने भी इस तरह के वाकयात का जिक्र किया। इस तरह के वाकयात हर रोज तकरीबन आ रहे हैं दिल्ली से। हालात वाकई में दिल्ली में जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो वाकई में हालात बहुत ज्यादा खराब है। ये जिम्मेदारी देखिए, मैंने पहले कहा कि आज सियासत नहीं करूंगा, लेकिन एक 10 सेकंड और दीजिए। जी। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी जब अभी बहुत ज्यादा लंबा वक्त तो नहीं हुआ मुख्यमंत्री केजरीवाल को, जिन्होंने दिल्ली में दूसरी बार अपना सेकंड टेन्योर बनाया है। ऐसा नहीं है, हमने दिल्ली में सरकारें देखी है, बहुत टफ टाइम भी रहा है। 15 साल की मोहतरमा शीला दीक्षित की गवर्नमेंट रही है, और बहुत ऐसे मुद्दे आए थे जिसमें आपस में विपक्ष में और सत्ता पक्ष के बीच में बातें नहीं बन पाती थी, लेकिन कोऑर्डिनेशन वो बना के सारी चीजों को
बहुत डिफरेंट तरीके से पेश किया जाता था, वो भी दिल्ली के लोगों ने बिल्कुल देखा। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जिम्मेदारी भी यहाँ इसमें जिद तय है। होनी यहाँ चाहिए, और आपको जो मौजूदा सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी है। इस पर यासिर गिलानी हम आगे भी बात करेंगे, धोखा देने की यासिर बात। गिलानी साहब इस पर हम आगे बात करेंगे, देखिए, क्योंकि यहाँ दिल्ली का मुख्यमंत्री मामला है, धोखा क्या दे रहे हैं। मरकजी सरकार यहाँ वहां पर आवाम को इंटरफेयर नहीं धोखा कर सकती, इस देने पर भी के हम बाद बात क्या करेंगे। करेगा? मैं जी। शायरा शाह हलीम जी आपके पास आना चाहूंगा। शायरा शाह हलीम जी, क्या आपको लगता है कि मामला अब एक तरह से बहुत खराब होता जा रहा है, या यूं कहा जाए कि सिचुएशन जो है वो बद से बदतर होती जा रही है? एक तरफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कदम क्या उठाया जाए उस पर एक तरह से सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि पहले जो हम लोग ऑलरेडी 2.5 मंथ्स 3 मंथ्स, आप सोचिए मार्च से 19 मार्च से ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया है और बहुत लोगों ने कोऑपरेशन करी है स्टेट्स। आप देखिए हमारी जो प्रवासी जो संख्या है, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन कितने कष्टों से वो गुजरी है। आप लोगों को भी खुद आंकड़े पता है कि कितने लोगों की मौत हो गई है वो श्रमिक एक्सप्रेस पे, और कितने लोग एक्सीडेंट में मरे हैं। तो ये संख्या और जो टिप्पणियां हैं और जो स्टैटिस्टिक्स है वो मैं भी जानती हूँ, पूरा भारत भी देख रहा है क्या स्टैटिस्टिक्स है। अभी बात यह है कि कोरोना, अगर हम बोले कि हमने लॉकडाउन जो है लिफ्ट कर दिया है, तो अभी जो है लॉकडाउन जो लिफ्ट कर दिया है, और तो अगर फिर से हम लोग लॉकडाउन करें कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये कोरोना लॉकडाउन का एक साइंस होता है। आप अगर एक केरला मॉडल को देखेंगे, सबसे पहला केस केरला में आया था, फर्स्ट केस जी, बट केरला जो बहुत एक्टिव, उनने देखा कि कांटेक्ट ट्रेसिंग करी, और जो कांटेक्ट ट्रेसिंग में गए बहुत उन लोगों ने जो है कष्ट उठाए कांटेक्ट ट्रेसिंग में, फिर उन लोगों को सोशल आइसोलेशन क्वारंटीन में डाला। लेकिन अभी बद से बदतर केस हो गया और बोलेंगे भैया लॉकडाउन फिर आप लोग जो है इंप्लीमेंट करो, ऐसे चलता नहीं, क्योंकि ये क्वारंटीन और आइसोलेशन का एक साइंस होता है, वो 14 दिन का साइंस होता है। और अब तो ये पूरा स्प्रेड हो गया, तो अभी लॉकडाउन का मतलब कुछ मतलब नहीं है कि अगर हम लोग फिर से लॉकडाउन इंप्लीमेंट करेंगे। अभी ये है कि सब अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क करिए, पर्सनल हाइजीन प्रोटोकॉल्स हैं वो मेंटेन करिए, और जितने फिजिकल कांटेक्ट है उनसे भी आप दूर करके रहिए। तो यही है कि एवरीवन हैज टू बी केयरफुल। बिल्कुल, यानी अब लोगों को बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मीम अफजल साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि मामला एक तरह से उलझता चला जा रहा है? हमारे वजीर आजम साहब ने पहली बार जब कोरोना को लेकर उन्होंने खिताब किया था, सिर्फ 21 दिन मांगे थे। मुल्क के आवाम से पीएम जी ने कहा था कि सिर्फ 21 दिन आप हमें दे दीजिए, कोरोना से हमारी लड़ाई जो है वो बहुत सख्त होगी और 21 दिन में हम मामले को निपटा लेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 3 महीने गुजर गए हैं और अब जो है उलझने बढ़ने लगी। मीम अफजल साहब, देखिए इसका अंदाजा प्रधानमंत्री को नहीं था और उनकी टीम को भी नहीं था। मेरे ख्याल में जिस वक्त उन्होंने इसको शुरू किया तो वे समझ रहे थे कि बहुत सही वक्त पर हमने शुरू किया है जी, और हम इसको बिल्कुल कंट्रोल कर लेंगे, इसलिए उन्होंने बड़ा सख्ती से लॉकडाउन का पालन भी करवाया और आवाम ने भी उसका पालन किया जी। लेकिन नतीजा उसका ये निकला कि लोग अपने घरों को नहीं जा सके और एक अफरा तफरी जो है वो दूसरे लॉकडाउन 2 के अंदर ही शुरू हो गई और लोगों ने जाना शुरू कर दिया, पैदल निकलना शुरू कर दिया। इस तरह से लोग मिक्स होने लगे एक दूसरे से, और जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक पूरा अमल था वो एक तरह से तार होता चला गया। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वक्त सिर्फ इतनी बातें कहूँगा इसलिए कि हम एक इंडिविजुअल केसेस, आप इतने इंडिविजुअल केसेस आ रहे हैं सुबह से शाम तक, अगर वीडियो आप देखें तो आपको जीना मुहाल हो जाएगा, आप सो नहीं सकते हैं रात को। बिल्कुल इतनी सिचुएशन ख़राब है जिस तरह से लोगों के साथ हो रहा है। मैंने 2 रोज़ पहले आपके चैनल के ऊपर कुछ 2-3 लोगों की मिसाल भी दी थी। वो ऐसे लोग थे जिनकी सबसे पहले देख रेख होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई। अगर उन लोगों का ये हाल है तो फिर काम आदमी किस तरह से परेशान होगा। ये आज देख रहे हैं अभी यासिर जिलानी ने जिस वीडियो का जिक्र किया जो वायरल हो रही है उसको देख लीजिए, उसके अलावा भी कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं उसको भी देख लें। मेरा सिर्फ कहना यह है, देखिए LNJP हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा शिकायत है, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। मैंने
शायद आपके चैनल पर या किसी और चैनल पर बात कही थी ये, और मैंने कहा था लोग वहाँ जाते हुए घबरा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो आम आदमी की जो प्रवक्ता हैं आतिशी जी बड़ी नाराज़ हुई थी और उन्होंने ये मुझसे कहा कि आप बड़े जिम्मेदार आदमी और आप इतनी गैर जिम्मेदारी की बात क्यों कर रहे हैं, आप लोगों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं। मेरा मकसद भ्रम फैलाना बिल्कुल नहीं था, मैं उस मिजाज का आदमी नहीं हूँ। मैं तो समझता हूँ कि मशवरा हमने सरकार को दिया था कि उन्हें देखना चाहिए। परसों ही से मैं ये बात कह रहा हूँ, कल भी मैंने एक चैनल्स के ऊपर ये बात कही, और वैसे भी मैं लोगों से ये फ़ोन करके भी कहता हूँ, जो हमारे आम आदमी पार्टी के लोग हैं उनको भी मैंने कहा कि आप अपनी सरकार को मशवरा दीजिए कि जहाँ जहाँ पर कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं जी, और जो वार्ड्स हैं वहाँ पर फौरी तौर पर सीसीटीवी कैमरास को लगाया जाए और उनको मॉनिटर किया जाए। इसलिए कि सुनने में ये आता है कि डॉक्टर वहाँ जाते ही नहीं है, वहाँ नर्सें जाती ही नहीं है। अभी एक टीवी चैनल ने 2 रोज से खबरें दिखाना शुरू की है और कल भी दिया, और उन्होंने आज भी, कल उनके एडिटर खुद बैठे हुए थे रात को 9 से 10। उन्होंने जो तस्वीर 2 अस्पतालों की खींची, एक बिल्कुल ऐसा था अस्पताल जैसे आप समझे कि आप लंदन या अमेरिका में हैं, और दूसरा अस्पताल वो था जिसके अंदर मरीज पलंग के नीचे पड़े हुए थे। और वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं, जब उनसे बात की डिप्टी से, तो कह रहे थे कि इसमें क्या खास बात है, 40 टेम्परेचर है, आदमी लोग कपड़े उतार देते हैं, नीचे लेट जाते हैं फर्श पर, उनको ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। जब तो साफ दिखाई दे रहा था वो होश में नहीं थे, और गंदगी का वो आलम था कि वो अस्पताल नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कचरे खाने के अंदर जो है बच्चे और ये लोग पड़े हुए हैं बिल्कुल, और बेहोश हैं, उनको कोई देखभाल। उस पूरे वीडियोस के अंदर जो उन्होंने उनके कैमरामैन वहाँ पहुँच गया था, किस तरह पहुँचा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने बहुत बड़ा काम किया। उस पूरी वीडियोस के अंदर कहीं एक जगह एक डॉक्टर, एक नर्स, एक असिस्टेंट नज़र नहीं आया। इनको दवाई कैसे दी जाती, इनको खाना कैसे दिया जा रहा था। लोग कह रहे हैं कि दूर से ही उनको दवाइयाँ फेंक के दे दी जाती हैं, कह दिया जाता है कि ले लो। वो बाथरूम जाना चाहते हैं तो कोई उनको पकड़ कर ले जाने वाला नहीं होता, कोई हाथ लगाते हुए घबराते हैं। अगर ये सिचुएशन हो रही है तो अबू हुरैरा साहब ये समझ लीजिए कि ये क़यामत का मंजर है। बिल्कुल सी बात है, एक सरकार या एक काम है जिनको हमने बिल्कुल नहीं, जो वाकई आप न्यूज़ 18 के साथ शेयर करते रहे, बिल्कुल संजीदगी बिल्कुल नहीं दिख रही। एक तरफ इतना बड़ा खतरा है और दूसरी तरफ हालत ये है जिसके बारे में मीम अफजल साहब आपने बड़ी तफसील से बताया, यासिर जिलानी और तमाम पैनलिस्ट ने उसका जिक्र किया है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब हालात इतने ज्यादा खराब हैं तो इस मसले का हल क्या होगा? लॉकडाउन हम चाहते हैं कि दोबारा से ना लगे वरना आवाम फिर से परेशान हो जाएंगे, फिर अब मसले का हल क्या होगा? तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए, छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इस सिचुएशन का हल क्या होगा, इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसकी रोकथाम कैसे की जाए, क्या इसके लिए सरकारें संजीदा होंगी? छोटा सा ब्रेक, उसके बाद इसी इशू पर लौट कर आते हैं। तो बात हम कर रहे हैं कोरोना वायरस के खतरे की, क्योंकि मुल्क में लगातार कोरोना वायरस का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें, तकरीबन 11,000 नए मामले सामने आए हैं। अमवात का आंकड़ा भी रोज बरोज बढ़ रहा है। सिर्फ मुंबई और दिल्ली की हम बात करें तो यहां पर आंकड़े डरावने हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि हम लॉकडाउन बंद करने के बारे में भी एक तरफ नहीं सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की महामारी से आखिर हम कैसे बचेंगे, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अफजल अब्बास साहब ब्रेक के बाद आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले तकरीबन तमाम पैनलिस्ट ने यही माना कि लॉकडाउन पर बहुत जल्दी फैसला अभी नहीं किया जा सकता है दोबारा, क्योंकि एक लंबा लॉकडाउन मुल्क में चला है, लोगों को काफी परेशानियां हुई। लेकिन मेरा सवाल यह कि फिर मसले का हल कैसे होगा? मीम अफजल साहब ने बहुत तफसील से बताया कि दिल्ली में हालात कैसे हैं, मुल्क के दूसरे हिस्सों में किस तरह के हालात हैं। यासिर जिलानी साहब ने खासतौर से दिल्ली पर एक तरह से रोशनी डाली कि हालात कितने ज्यादा खराब हैं। हालात खराब हैं तो फिर मसले का हल कैसे होगा? अफजल अब्बास साहब। देखिए, मसले का हल तो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जब तक आपके पास ये वायरस का आपके पास कोई इलाज नहीं है, दवा नहीं निकला हुआ, वैक्सीन नहीं निकला, तब तो ये आपको कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है कि लॉकडाउन किया जाए और किया जाता है तो मैं समझता हूँ जो बेचैनी है, हम चूंकि मैं भी दिल्ली में हूँ और दिल्ली के कई इलाकों में भी घूमने का मौका मिला और लोगों से मिले, लोगों बहुत ज्यादा घबराहट तशवीश में लोग मुबतला है। बिल्कुल आप सही कहा आपने कि 50, 60 दिन, 70 दिन लोग लॉकडाउन में रहे
और माशी हालत बहुत चूर चूर हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन अगर किया जाए, देखिए सरकार को फैसला लेना है तो सरकार के फैसले का हम इस्तेमाल हिंदुस्तान की आवाम करती है, ये करेगी भी, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। लेकिन ऐसा ना हो कि लॉकडाउन पूरी तरह कर दिया जाए तो ये इसके कोविड-19 से ज्यादा कहीं भूखे लोग ना मरने पर आमादा हो जाए, क्योंकि हालात बहुत मजदूर के अच्छे नहीं है, रोजगार एकदम खत्म हो चुका है। मेरा यह मानना है कि अगर इतना लंबे समय में दिल्ली सरकार ने और दिल्ली सरकार लंबा समय वक्त मिला चाहते तो कोविड-19 से लड़ने के लिए जो फैसिलिटी मुहैया करानी चाहिए थी, जो प्रिकॉशन लेने चाहिए थे, इनको मुकम्मल कर देना चाहिए था, जो अभी तक मुकम्मल नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात कि अगर लॉकडाउन में जाने का मकसद सिर्फ ये भी था कि कम से कम इस पीरियड में जो हर स्टेट, चाहे हिंदुस्तान के जो भी स्टेट हो, वो अपने अपने स्टेट में मेडिकल इक्विपमेंट का इंतजाम कर ले। लेकिन जब दिल्ली बिल्कुल लॉकडाउन का जो पीरियड मिला था उसमें सरकारों को और इंतजामिया को तैयारियां करनी थी, शायद उसमें कुछ नाकामी हुई। सायरा शाह हलीम, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन में जो एक टाइम मिला, एक लंबा पीरियड मिला, तकरीबन 2 महीने का वक्त, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन में खासतौर से सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को तैयारियां करनी थी कोरोना से लड़ने के लिए, उन तैयारियों में कमी रही, संजीदगी नजर नहीं आई सरकार के काम में? नहीं, लॉकडाउन का क्या साइंस है? आप देखिए, लॉकडाउन का साइंस ये नहीं है कि वो फैलेगा या कुछ करे। लॉकडाउन का मतलब है कि समय मिला था कि लोग टेस्टिंग करवाएं, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराएं, और जो लोग जो सिम्टोमैटिक जो केसेस थे उनको अलग करें, उनको आइसोलेट करें, जो बाकी जो जनता है, जितना जनता जनार्दन है। लेकिन ये इस तरह का नहीं हुआ, और ये पूरा जो सरकार है उनका जो आप देख लीजिए जितने भी मेजर्स हैं वो क्या कहते हैं, वो अनसक्सेसफुल रहे हैं। सायरा जी, टेस्टिंग की आप बात कर रही हैं, टेस्टिंग में तो हमने देखा कि सरकार भी बहुत दिनों तक एक तरह से नाकाम रही। अब जाके हमारे यहाँ लाख और 1.25 लाख टेस्ट पर डे हो रहे हैं, लेकिन इस टेस्ट की आप कीमत देखिए, शुरू में अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कराने के लिए जा रहे हैं, लैब में कराने के लिए जा रहे हैं, तो 4 से 5 हजार तक खर्च आ रहा था। हिंदुस्तान में जो अवाम है, क्या आप समझती कि उनके बस का टेस्ट है? इसके लिए तो सरकार को एक कदम उठाना है। अभी हाल में आप देख लीजिए कितना केस आया है, 10,956 सिंगल डे का ये स्पाइक है, और 390 से ज्यादा जो हम लोगों को जो मिली है डेथ का काउंट हुआ है लास्ट 24 घंटे में जी। तो अब बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर को जो है उनको जवाब देना होगा कि जो एक्टिव केसेस जो हैं उनका क्या हुआ है, और हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है, हॉस्पिटल बेड्स की क्या संख्या है, क्योंकि अभी तो दिल्ली सरकार भी बोल रही है कि हॉस्पिटल बेड्स कम हो रहे हैं। यहाँ पे जो ममता बनर्जी गवर्नमेंट है उनने तो ऐलान किया है कि जो असिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनका तो है वो, उनको जो है हॉस्पिटल में दाखला नहीं होगा, वो इनसिम्प्टोमेटिक केसेस का, सिर्फ जो सिम्प्टोमेटिक केसेस है उनका जो अस्पतालों में दाखला होगा। तो आप देख लीजिए, अंदाज देख लीजिए, क्योंकि जो केरला मॉडल है, हम लोग बार बार क्यों केरला मॉडल की बात करें, क्योंकि केरला मॉडल ही एक सफल जो स्टेट रहा है टेस्टिंग में, सोशल आइसोलेशन में और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में। तो जब ये बात बद से बदतर हो गई, जब नमस्ते ट्रंप हो रहा है और हर चीज हो रही है और ढोलक पिट रहा है और बर्तन पिट रहे हैं, भाई हम देखिए, संख्या देखिए, ये तो बिल्कुल बद से बदतर हो रहे हैं हालात। बिल्कुल आंकड़े डरावने हैं। अब यहाँ से एक लेसन लेना चाहिए, यहाँ से एक सबक लेना चाहिए जिम्मेदारों को और सरकारों को, खासतौर से यासिर जिलानी। अगर जिस तरह से दिल्ली की जो सिचुएशन है बहुत खराब है, और खासतौर से मुंबई की भी बात करें, गुजरात की बात करें, या सिर्फ दिल्ली और मुंबई की हम बात कर लें, गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन दिल्ली और मुंबई की सरकार, महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, यहाँ पर नॉन बीजेपी सरकारें हैं, और ये सरकारें लगातार सेंटर पर इल्जाम लगाती रही हैं कि इन्होंने जो पैकेज मांगा, जो पैसा मांगा, जो सहूलतें मांगी, वो सेंटर से नहीं मिल रही हैं। इल्जाम ये भी है इन सरकारों का। नहीं, आप WHO की हालात देख लें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी ऐलान कर चुका है कि ये बात बद से बदतर पहुंच रही है, ग्लोबली हालात बिगड़ रहे हैं। तो हमें WHO जब कोई ऐलान करता है, हमें तो उसको थोड़ा उसको संजीदगी से लेना, बिल्कुल जाहिर सी बात है।
अगर WHO इस तरह की बात कर रहा है तो उसको तो संजीदगी से लेना पड़ेगा। यासिर गिलानी साहब, देखिए मुझे लगता है अबू हुरैरा साहब आज कम से कम सियासत ना करें, जिस तरीके से बात कर रही है हमारी पैनलिस्ट, लेकिन अगर सियासत की बू आ रही है तो मैं उनसे सवाल करूं तो ब्रिटेन को भी पार कर चुके हैं आंकड़ों। अरे तो बताइए, सुन लीजिए सारा जी ठीक है, मैंने टाइम दे दिया, अब सुन लीजिए यासिर गिलानी जवाब दे रहे हैं उसका। यासिर जी जी आज की डिबेट में बेहद सीनियर हमारे साथ कांग्रेस के लीडर मीम अफजल साहब जुड़े हुए हैं। मैं पहले लाइन से मैंने कहा कि आज सियासत नहीं करूंगा, आज क्योंकि दिल्ली में लोग परेशान हैं और अभी अभी हमारी को पैनलिस्ट ने सियासत वाली बात और सियासत का सारा मामला लेके मैं उनसे आज ही की वीडियो जो बंगाल से आई है मैं पूछ दूं, जिस मॉडल की ये बात कर रही है जहाँ पे लाशों को अनवांटेड लाशों को कहाँ फेंका जा रहा है, ये बताने में मुझे नहीं लगता है कि उसकी सच्चाई इन्हें जानकारी होगी, क्योंकि ये खुद कैलकाटा की रहने वाली है तो इनको बताना चाहिए आज जो कैलकाटा से वीडियो आई है उसकी क्या सच्चाई है। उससे ममता बनर्जी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। यकीन मानिए हालात बहुत बुरे हैं और आप जो कह रहे हैं कि लॉकडाउन क्या आना चाहिए, नहीं आ सकता लॉकडाउन। हम अभी नहीं सोच सकते लॉकडाउन, इसलिए नहीं सोच सकते कि हमारी जो आबादी है दुनिया में वो दूसरे नंबर की आबादी वाला देश है और हमारे ही हेल्थ मिनिस्टर ने डॉक्टर हर्षवर्धन ने मॉनिटरिंग करी और आज वो WHO के चेयरमैन भी हैं। ये हमारी को पैनल को मालूम है और क्योंकि हमने काम किया है दुनिया के सारे राष्ट्र देश, दुनिया के यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री के जो मेन हेड हैं उन्होंने हमारे देश की तारीफ करी कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वजीर आजम ने जिस तरीके से कोविड-19 की महामारी में सब कुछ छोड़ के एक तरफा 20 लाख करोड़ का पैकेज अगर किसी देश ने दिया है तो भारत ने दिया है कोविड-19। यासिर गिलानी, इस पैकेज से जब महाराष्ट्र कह रहा है कि इतना बड़ा भारी भरकम पैकेज दिया लेकिन उस पैकेज से महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला, दिल्ली भी यही कह रही कि 5,000 करोड़ की हमें जरूरत है, तो जब इन रियासतों को जरूरत है तो सेंटर को हाथ बढ़ाना चाहिए। आप बड़े अच्छे सहाफी हैं, बहुत संजीदगी के साथ रिसर्च के साथ आप अपनी सहाफत को टीवी पे रखते हैं लाके। आप अगर एग्जैक्टली पता करेंगे जो इनकी पूरी टर्मिनोलॉजी है वो सरकार को एक तरीके से सेंट्रल की सरकार को क्वेश्चन करने के लिए उनका जो एक मुखपत्र सामना है उसमें वो कुछ लिख देते हैं, जब उनसे बात कहिए तो वो आके नहीं कहते। महाराष्ट्र में हालत कितनी बुरी है इसका अंदाजा आपको है, उस पर वो चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, वो अगर वहां पे कोई मानवीय स्तर पे सोनू सूद जैसा एक आदमी आया सामने काम कर रहा है तो उस पर सवाल करेंगे, कोई इंसानियत के लिए काम करेगा तो सवाल करेंगे। ये राजनीति प्लीज आज कम से कम मत करिए इस वक्त भारत की। और यासिर गिलानी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि दिल्ली और महाराष्ट्र जब परेशान है क्या सेंटर को मदद नहीं करनी चाहिए, सेंटर को निकल कर नहीं आना चाहिए? बार बार पीएम साहब यही कहते हैं कि मिलकर लड़ना है कोरोना के लिए, कोरोना से हमें मिलकर लड़ना है। सुनिए, आपकी सहाफत रिसर्च के साथ होती, इसलिए मैंने सारे डाटा अपने पास रखे हैं, लेकिन आपके पास वक्त उतना नहीं होगा कि कितना महाराष्ट्र सरकार को मदद भेजी गई है, कितनी दिल्ली। अब आप बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जब सारा का सारा अपना फंड जो है प्रचार और प्रसार में खत्म कर देंगे और उसके बाद मांगेगी तो क्या आपको आप ठीक है। मैं मीम अफजल साहब से एक बहुत छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं जिससे मदद की आप बात कर रहे हैं। मीम अफजल साहब, मैं कुछ बात करूं। मैं जी मैं आरिफ साहब आ रहा हूं छोटा सा, क्योंकि यासिर गिलानी ने मदद की बात की है कि सेंटर से मिलना। मैं आ रहा हूं आरिफ साहब, मैं आ रहा हूं। मैं मीम अफजल साहब, मेरा सिर्फ ये कहना है कि महाराष्ट्र की हुकूमत बार-बार कह रही है, 2 राउंड हो गया, मुझे मौका नहीं मिला। मैं आरिफ साहब आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी हमारे पास टाइम है, मैं आ रहा हूं दोबारा से। मैं मीम अफजल साहब, जो बात यासिर गिलानी कह रहे हैं कि बहुत मदद मिल रही है, लेकिन बार बार महाराष्ट्र की सरकार यही कह रही है कि हमें मदद नहीं मिल रही है। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया गया उसमें भी महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला है। एक तरफ परेशानी, दूसरी तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि ये इत्तेहाद का वक्त है, सबको मिलकर लड़ना है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के भी इल्जाम लग रहे हैं कि मदद नहीं हो रही है। देखिए, मैं 2-3 बातें कहूँगा जी। अब चूंकि सियासत की बात नहीं करनी थी, मैं सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा, इसमें कोई सियासत नहीं है और यासिर गिलानी साहब चाहें तो उसका जवाब भी दे सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं कि 18-20 लाख करोड़ की बात हुई थी और इंडियन एक्सप्रेस ने 4 रोज़ के बाद एक न्यूज़ छापी थी, फ्रंट पेज न्यूज़ थी, पूरी डिटेल्स उसके अंदर दी गई थी। सिर्फ 2,17,000 करोड़ रुपए कोविड पे खर्च हुए, बाकी सब चीज़ें इधर उधर कर्जे देना और ये करना, उस तरह की चीज़ों के अंदर वो पैसा गया।
स्टेट गवर्नमेंट्स को कितना दिया जाएगा इसके बारे में उसमें कोई जिक्र नहीं था, ना ही उसमें बताया गया। और मुझे बता दें कौन कौन सी स्टेट्स को कितने पैसे दिए गए। अभी दिल्ली सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया मांगा था और उन्होंने अपना रुख भी बदलने की कोशिश की थी। वो किसी हद तक सेंटर के साथ बहुत कोऑपरेशन के साथ चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 5,000 करोड़ मांगते ही मामला पलट गया। 3 दिन तक खूब झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कह दिया कि दिल्ली के अंदर जो है हम बाहर के लोगों को अस्पतालों में नहीं लेंगे, और उसके नतीजे में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फिर ऑर्डर निकाला, जाहिर है सेंटर के कहने पर निकाला। लेकिन क्या आपने दिल्ली सरकार को 1 रुपया भी दिया? अगर दिया तो ज़रा उसकी तफसील बता दीजिए। क्या आपने महाराष्ट्र सरकार को कोई पैसा दिया है? अगर दिया है तो उसकी तफसील बता दीजिए। हाँ, बंगाल के अंदर आपने जाकर के जो वहाँ आपदा आई थी, जो वहाँ तूफान आया था, उसमें 1,000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री जी ने वहाँ दिए, वो सबको मालूम है, लेकिन उसका कोविड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो जिम्मेदारी है, अब उससे बड़ी एक बात और है, इस पर हमने सवाल भी उठाया, हमारी पार्टी ने भी सवाल उठाया। प्रधानमंत्री जी ने एक वेलफेयर फंड जो बनाया, उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। वो फंड कहाँ आया, कितना आया, कहाँ खर्च हुआ, किसकी मदद। अब देखिए 3 महीने होने को आ रहे हैं, और आपको मैं ये बता दूँ कि जिस वक्त ये पहला केस, जिस दिन लॉकडाउन हुआ 24 मार्च को, उस वक्त हिंदुस्तान 32वें नंबर पर था सारी दुनिया के अंदर, और 500 केसेस से उसकी इब्तदा हुई थी। 500 केसेस थे जिस दिन लॉकडाउन हुआ, और उसके बाद आज बढ़कर के हम 4थे नंबर पर आ गए। ये कोई सीरियस, ये बात बिल्कुल सही है बिल्कुल कि जो लॉकडाउन हुआ इससे लोगों में बड़ी ज़बरदस्त अवेयरनेस आई है, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो काम किया उसके नतीजे में चाहे तकलीफ कितनी हुई हो, लेकिन अवेयरनेस बहुत बड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खाली अवेयरनेस से तो काम नहीं चलेगा ना। बिल्कुल आपको जो उसकी तैयारी करना चाहिए थी। मुझे 2 बात सिर्फ कहूँगा और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। जी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थे, और इसी तरह से केजरीवाल जी को भी बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अपने आप को वो समझते थे। लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो मुंतशर हो चुका है, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया है, क्योंकि उनका जो कैलकुलेशन था वो बिल्कुल फेल हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा था 18 दिन के अंदर महाभारत जीत ली थी हमने, ये तो 21 दिन है, 21 दिन में हम इसे हरा देंगे। लेकिन अंदाजे की गलती हो सकती है, वो इंसान है, जाहिर है, भगवान नहीं है। और भगवान की तरफ से दी गई जो एक ये महामारी है, भगवान की और खुदा की तरफ से दी गई जो महामारी है, इससे इंसान लड़ने का नहीं, इससे मुकाबला करने का नहीं, बल्कि इसको किस तरह से टैकल करें इसकी ज़रूरत है। आज सरकारें, सब सरकारों की बात कर रहा हूँ मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दिल्ली सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर सरकारें इंप्रेशन दे रही हैं कि आपको कोविड के साथ रहना पड़ेगा, लंबे अरसे तक रहना पड़ेगा, तो उसकी आदत डालिए। गोया ये जिम्मेदारी अब सरकारों की नहीं है, अपने बचाव खुद कीजिए। और आपने देखा, निर्भर होना मैं पड़ेगा। एक मिसाल देना चाहता हूँ जी। ये इबादत गाहों के अंदर इबादत करने के लिए जो पाबंदी लगी हुई थी उसको हटाया गया, लोगों ने वेलकम किया। लेकिन इमीडिएटली एक बहुत बहादुराना काम, जो कम से कम मैं एक बहैसियत मुसलमान समझता हूँ बहुत डिफिकल्ट काम है, दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी साहब ने लोगों से मशवरा किया, और 3 दिन के बाद कल उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जामा मस्जिद 3 जून तक बंद रहेगी, और उसमें हम बाहर के लोगों को नहीं आने के लिए हमने कहा है, रिक्वेस्ट की है कि आप जामा मस्जिद मत आइए। हम जामा मस्जिद के अंदर 4-5 लोग अंदरूनी स्टाफ है, वो नमाज पढ़ लेगा, 5 वक्त नमाज होगी, लेकिन बाहर के लोग ना आए। ये एक ऐसी मिसाल है अपना आप जो दूसरों को फॉलो करनी चाहिए, और कुछ जगहों पर और भी फॉलो हो रही है, छोटी मसाजिद के अंदर भी हो रही है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश की गई है। तो जाहिर है ये भी एक सरकार के लिए ताउन का काम है ये, क्योंकि अगर मस्जिदों से कहीं, जाहिर सी बात है, एक तरफ जब आवाम पूरी तरह से कर रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो बाहर भी जाएगा, वो बाहर भी मसले से कैसे निपटा जाए। बड़ी अच्छी बात आपने कही। सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार को अपनी जिम्मेदारी शो करना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब अगर सरकार की जिम्मेदारी है, यासिर जिलानी साहब ये जरूर बताएं किन स्टेट्स को कितना पैसा दिया गया। नहीं, मैं बिल्कुल यासिर जिलानी साहब से इसका जवाब लूंगा, लेकिन आरिफ सुल्तान साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आरिफ सुल्तान साहब,
क्योंकि लगातार हमने देखा कि जब तक लॉकडाउन चला कोरोना के हालात तेलंगाना में बहुत हद तक बहुत कम केसेस आए और हालात ठीक रहे, लेकिन अनलॉक के बाद हमने देखा जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें खुलती गई, अब तेलंगाना में हालात धीरे धीरे बद से बदतर होते जा रहे हैं। 200 से ज्यादा केसेस खासतौर से हैदराबाद में, जो मैंने पहले जिक्र किया था कि हैदराबाद शहर में केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि गांधी हॉस्पिटल जो आपका हैदराबाद का मेन हॉस्पिटल है, वहां पर जूनियर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार एक तरह से कंफ्यूज नजर आ रही है, या जो बात अभी मीम अफजल साहब कह रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंस की बात, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जो वजीर आला साहब है, सीएम साहब है, वो ओवर कॉन्फिडेंस है इन हालात को लेकर? नहीं, हमारे सीएम कभी और कॉन्फिडेंस में रहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ ही बात करते हैं हर चीज का। और रही बात, आप बोलने से पहले मैं 2-3 चीजें बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा राउंड बहुत देर के बाद आया। ये देखिए, यासिर जिलानी साहब ने कुछ बातें कही। यासिर जिलानी ने कहा कि भाई हम बहुत मदद कर रहे हैं सेंटर से एक फुटी कौड़ी नहीं आई, बखौले हमारे सीएम केसीआर साहब ने अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हमको सेंटर से कोई मदद नहीं मिली, और ये सबको आया है। जहां इनके बीजेपी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट से वहां सौतेला रवैया इख्तियार किया जा रहा है, और जो है सेंटर से कोई चीज का उम्मीद भी रखना मैं नहीं समझता कि कोई उम्मीद रख सके। क्योंकि रही बात हालात की, हालात जो है सिर्फ जीएचएमसी के एरिया के साथ आप पूरे तेलंगाना को मत जोड़िए। जीएचएमसी का एरिया मैं पहले भी कह चुका हूं, 1 करोड़ की आबादी वाला एरिया है, जिसमें थोड़े से चीजें हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है यानी पब्लिक में शऊर पैदा करना है, उसको गवर्नमेंट कर रही है। कईयों एनजीओ कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, और इंशाल्लाह इस पर काबू पा लिया जाएगा। गांधी हॉस्पिटल वो वाहिद हॉस्पिटल है जो अच्छी सर्विसेज दिया है, और जो जूनियर डॉक्टर्स का मसला है वो छोटी सी चीजें थे। वो लोग जो है कोई भी किसी के डेथ हो जाती, जब इमोशनल हो जाते, तो अगर आप बात चीजें हो जाते, वो चीजों को कंट्रोल में कर लिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात, इसके साथ साथ ये बतलाना चाहता हूं कि ये पॉलिटिक्स करना छोड़ देना चाहिए पार्टीज को। खासतौर से हमारे तेलंगाना में भी जो है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पॉलिटिक्स कर रही। भाई मैं जिस एरिया में बैठ के हूं वो एरिया किशन रेड्डी साहब का है, आपको भी पता है। होम मिनिस्टर आज तक 2.5 महीने लॉकडाउन में एक दिन भी होम मिनिस्टर जो है, स्टेट होम मिनिस्टर ने कभी अपने एरिया का दौरा नहीं किया। ये आप खुद एक चैनल वाले आप पता कर लीजिए इनकी, आप एक कितने सेंसिटिव है देख लीजिए, इनमें कितनी जिम्मेदारी है। ये खाली बोलने के बातें हैं। ठीक है आरिफ सुल्तान साहब, लेकिन जिस तरह से तेलंगाना में केसेस बढ़ रहे हैं, इस पर अब सरकार को सीरियस होना पड़ेगा। सरकार को सीरियस होना पड़ेगा। तेलंगाना में केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं यासिर जिलानी साहब जो बात, सरकार सीरियस है जी। कली और एक बात जी बात पूरी कली जो है, एक मिनट दीजिए जी। कली जो है आईसीएमआर की टीम आई हुई थी हैदराबाद, और वो लोगों ने चेक करके देख के गया है, सेटिस्फाई होके गए हैं। और ये पेपर भी एक पेपर तेलुगु पेपर है, इसने खुद लिखा है, जो हमारा पेपर नहीं होता है, मुखालिफत का पेपर है, उसने भी लिखा है कि भाई आईसीएमआर की टीम जो है बाज़ाब्ता तशफ़ी के साथ गई है बोल के। तो अगरचे हालात कुछ है, स्प्रेड हो रहा है, लेकिन केसेस जो आ रहे हैं उसमें तशफ़ी नहीं है। जो केसेस आरिफ साहब आ रहे हैं उसमें तशफ़ी नहीं, उसमें तशफ़ी होनी चाहिए ताकि आवाम का डर और खौफ कम हो। मैं यासिर जिलानी साहब आपसे सवाल मीम अफजल साहब ने भी पूछा और आरिफ सुल्तान साहब ने भी सवाल पूछा है। मदद की जो आप बात कर रहे थे, मीम अफजल साहब ने कहा कि दिल्ली की कितनी मदद की गई, महाराष्ट्र की कितनी मदद की गई, क्या कुछ आंकड़े बता सकते हैं यासिर जिलानी साहब? देखिए, सबसे पहले मीम अफजल साहब ने हमारे जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी साहब की बात कही। उन्होंने बहुत शानदार एक फैसला लिया, और उस फैसले को हमारे अक़लियती उमूर के मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने बहुत सराहा है। उन्होंने अपने ट्विटर से, अपने फेसबुक पे उनकी उस वीडियो को डाला है जिससे वो अपील कर रहे हैं। तो एक बेहद शानदार कदम है। अब मैं उनकी दूसरे सवाल पे आना चाहूंगा। मीम अफजल साहब एमपी भी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और एम्बेसडर भी रहे। मीम अफजल साहब बहुत अच्छे तरीके से ये उन्हें मालूम है कि जो बजट एलोकेशन का मामला है, जो पूरा सिस्टम है किसी राज्य को
सेंट्रल की सरकार कैसे देती है, क्योंकि कांग्रेस ने ज्यादा हुकूमत करा है इस देश में और मीम अफजल साहब ने बहुत नजदीक से ये सारी की सारी प्रक्रिया को देखा है। मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, आप यकीन माने कि किस मद में कब और कितना पैसा दिया गया है। यासिर जिलानी, अब बात हो रही है, इस वक्त बात हो रही है, मुल्क मुश्किल में है, दिल्ली मुश्किल में है, महाराष्ट्र मुश्किल में है, तेलंगाना मुश्किल में है। आप बताइए इस वक्त सेंटर की गवर्नमेंट को क्या रियासतों के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, उनकी मदद नहीं करनी चाहिए इस वक्त? आप 20 लाख करोड़ रुपए का जो इतना बड़ा एलोकेशन है, अभी आज ने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, हरीश राव साहब ने, दिल्ली का बता दीजिए, 100 करोड़ तो कम से कम दिल्ली का बता दीजिए। कांग्रेस का जवाब और दिल्ली की बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ दिल्ली का बता दीजिए। मैं वो कह रहे हैं जो हमारा जायज हक बनता है, जो कोई जायज जीएसटी का पैसा वो तक नहीं दिया, सच्चाई नहीं, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या आप गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आपको, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप सिर्फ दिल्ली का बता दीजिए, आप सबका पढ़कर मत बताइए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री दीजिएगा, मीम अफजल साहब हमें भेज 72,000 एलईडी के पैसे दे देते होते गरीब लोगों को तो बहुत अच्छा होता है। यासिर जिलानी साहब कोट कर दिया, एक पेपर को कोट करके आप प्रधानमंत्री जो वजीर आजम साहब की बात को एक पेपर के लिखे हुए कॉलम से आप उनको इक्वल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, यासिर जिलानी देखिए, मुश्किल की घड़ी है, ऐसे में सियासत ना हो के काम होना चाहिए। और अगर रियासतों को के सामने मुश्किल है तो जिम्मेदारी सेंटर की बनती है कि वो रियासतों की मदद करें। मैं सायरा जी एक लास्ट कमेंट आपसे लूंगा, बस मैं एक लास्ट कमेंट। सियासत की गुंजाइश इस मुश्किल घड़ी में कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। काम करने का वक्त है, इस पर काम होना चाहिए। मैं सायरा जी मैं एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाह रहा हूँ। सायरा जी अब मसला पेचीदा होता जा रहा है। आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में कहा कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं, मसले का हल क्या है, इस मसले को हल कैसे किया जाए? ये समय नहीं है कि हम लोग इस तरह का कोई भी सांप्रदायिकता का कोई शासन करें। जितने भी विरोधी दल, जितनी भी पार्टियां हैं और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब मिलजुल के इस वायरस का हम लोगों को खात्मा करना पड़ेगा और कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि इसको सांप्रदायिकता का शासन देना या कोई कम्युनल ढंग देना या कुछ और करना अभी बेफिजूल है और कोई मकसद सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि अभी जो है हालात बिगड़ रहे हैं। तो जितनी भी एनजीओज हैं, सोशल, आप देख रहे होगा कितना प्रवासी संख्याओं का। सायरा जी, क्या अनलॉक रहते हुए इस मसले से निपटा जा सकता है? अनलॉक, देखिए इकोनॉमी, आपको पता है कि क्या हालात हो रहे हैं इकोनॉमी के। तो अभी अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि कोई गैर जिम्मेदार लोग घूमे। अनलॉक का मतलब है जिम्मा ले। ठीक है ना, बिल्कुल। जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, इस पर अब सरकार को सोचना होगा, क्योंकि आंकड़े बहुत डरावने हैं और रोज बरोज तादाद बढ़ती जा रही है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। बहुत अच्छी बातचीत तमाम मेहमानों ने की। मीम अफजल साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। यासिर जिलानी साहब, सैयद अफजल अब्बास साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन आपकी बात अधूरी रह गई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आरिफ सुल्तान साहब और सायरा शाह हलीम जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बिल्कुल सियासत का वक्त नहीं है, मुश्किल घड़ी है और ऐसे में जो भी कदम उठाया जाए वो सोच समझकर उठाया जाए। आदाब।